नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन और शाम के 6:30 बज चुके हैं। वक्त हो गया है बड़ी बहस का और आज बहस दरअसल लालू प्रसाद यादव के कथित ऑडियो टेप से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर अब पूरे बिहार के साथ साथ हिंदुस्तान में सियासी भूचाल आ गया है। आज पूरे 1 घंटे तक आपको बताएंगे क्या कुछ खबर है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बीजेपी विधायक को लालू से बात करने की पहचान इरफान अंसारी ने लालू यादव की विधायक से कराई थी बात। यह खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर ये निकलकर सामने आ रही है। दरअसल ऑडियो वायरल होते ही अंडरग्राउंड हुआ सेवक इरफान अंसारी। ये इरफान अंसारी दरअसल वो शख्स है जिस नंबर से लालू प्रसाद यादव का कथित जो ऑडियो वायरल हो रहा है, जिस नंबर से फोन कॉल किया गया, उस फोन कॉल में ट्रू कॉलर पे अगर देखा जाए तो उसमें इरफान अंसारी का नाम सामने आता है। बीजेपी विधायक को लालू से बात करने वाले की दरअसल पहचान उजागर हो गई है। बड़ी और अहम जानकारी, लल्लन पासवान से जिस नंबर पर बातचीत हुई थी, जिस नंबर से कॉल आया, वो नंबर इस वक्त हमारे पास है। जेके 24/7 न्यूज के पास इस वक्त वो नंबर मौजूद है और उस नंबर पर अगर आप देखेंगे तो ट्रू कॉलर में ये नंबर दरअसल आता है इरफान के नाम से। हम आपको वो नंबर दिखाते हैं। ये फोन मोबाइल फोन है मेरे पास और नंबर दरअसल जो है वो है 80128051216302। ये नंबर अगर हम ट्रू कॉलर में देखें तो क्या कुछ शो करता है। देखिए, ट्रू कॉलर में हम इस नंबर को दिखा रहे हैं। जरा कैमरामैन से कहेंगे इसको जूम इन कीजिए प्लीज। देखिए, ये नंबर मैंने डायल किया हुआ है ट्रू कॉलर पे और ये नंबर है 8051216302। और ये देखिए नंबर आप देख सकते हैं। इस नंबर को देखिए, ये नंबर अगर देखा जाए 8051216302, इरफान लालू यादव जी के नाम से ये नंबर आता है ट्रू कॉलर पर, बिहार इंडिया। समझिए जरा, इरफान लालू यादव, ये पहचान इस वक्त उजागर हुई है। इस नंबर से कॉल गया था लल्लन पासवान को। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल ये है, जेके 24/7 न्यूज के पास ये वायरल जो ऑडियो हो रही है, किस नंबर से ये फोन कॉल किया गया वो है, और ट्रू कॉलर पर ये नंबर लालू प्रसाद इरफान लालू यादव के नाम से। जरा ऑडियो पहले सुनिए आप कि आखिर क्या कुछ बातचीत हुई थी। हाँ, पासवान जी बधाई जी। प्रणाम चरण स्पर साहब, क्या ठीक है? खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ मतलब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में है सर। नहीं, अच्छा, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा। समझिए, इस ऑडियो को आपने सुना। देखिए, ऑडियो में कौन शख्स किससे बात कर रहा है। लालू प्रसाद यादव की आवाज है। हालांकि इसका खंडन किया गया कि लालू प्रसाद यादव की आवाज बनाई गई है। हम भी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ऑडियो निकलकर सामने आई है, लल्लन पासवान से बातचीत हुई है। लल्लन पासवान इस पर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए आप भी। हमको लगा कि सबों ने मेरे चुनाव जीतने पर औपचारिक हमको बधाई दिया, तो मुझे लगा कि वो कर रहे हैं। तो मेरे पीए ने फोन उठाया, उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात कर रहा था। हमको लगा कौन, तो उन्होंने पूछा रांची से। फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया। उनको चरण स्पर्श भी किया मेरे के नाते। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। हमने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। यही सब उन्होंने कहा मेरा का बहाना कर लो, तो ऑडियो में स्पष्ट सुन सकते हैं जो बात हुई है। तो समझिए जरा, लल्लन पासवान को आपने सुना कि आखिर क्या उन्होंने कहा और जो कथित ऑडियो वायरल हो रही है
उस ऑडियो में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। इस ऑडियो के बाद इस वक्त सियासी घमासान मचा है, लेकिन लल्लन पासवान है कौन, उनकी प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, जरा वो भी हम आपको बता देते हैं, समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। वो बताते हैं कि आखिर लल्लन पासवान कौन शख्स है जिनको कॉल किया गया। दरअसल भागलपुर के पीरपोती से लल्लन पासवान विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं लल्लन पासवान, और पहली दफा विधायक बनकर वो विधानसभा पहुंचे। 2015 में विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन हार हो गई थी। दलित समाज से आते हैं लल्लन पासवान, दलित समाज से आते हैं, और पहली दफा 2015 में लड़ा था उन्होंने चुनाव, हार गए। भागलपुर के पीरपोती से इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा और इस बार जीत हासिल की। पहली दफा विधायक बने हैं लल्लन पासवान, लेकिन स्पीकर का चुनाव होना था। स्पीकर के चुनाव से पहले जो ऑडियो निकलकर सामने आया, उसमें अब आरोप यह लग रहा है कि खरीद फरोख्त की बात सामने आ रही है। लगातार आरजेडी पर अब निशाना साधा जा रहा है। इन सब के बीच में अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। विधानसभा के अध्यक्ष पद पर बनने के लिए उनको बहुत बधाई देता हूं। विजय जी का जो समर्पण पार्टी के लिए रहा है और एक श्रम मंत्री के रूप में जो उन्होंने कार्य किए हैं, खास करके कोरोना के विपत्ति के दौरान जिस प्रकार उन्होंने कार्य किया था, सभी प्रवासियों को 1-1 हज़ार रुपए पहुंचाना, प्रवासियों की चिंता करना, प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन कराना, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और इतने सक्षम मंत्री पिछले टर्म के इस बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं कि एक सक्षम व्यक्ति आज स्पीकर के पद पे बैठा है। पर इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिस तरह के कार्य नेता विरोधी दल ने किया है, उनके पिताजी ने जो जेल में रहने के बावजूद रिम्स में बैठ करके और एक गेस्ट हाउस की तरह से रिम्स के डायरेक्टर का घर यूज करके जिस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने का काम किया है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें अब तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि रांची में उनकी सरकार है और उनकी सरकार सभी तरह के विपरीत आचरण करके कोर्ट का भी मखौल उड़ा रही है कि जो व्यक्ति जेल में बंद है वह यहाँ पर विधायकों को धमकी दे रहा है और विधायकों को कह रहा है कि तुम एब्सटेन कर जाओ। हालांकि बकौल लल्लन पासवान जब ये फोन कॉल आया वो सुशील मोदी के पास ही मौजूद थे, उनके बंगले पर, और इस बारे में उन्होंने अवगत भी कराया सुशील मोदी को। लेकिन सुशील मोदी ने इस पूरे मसले को लेकर एक ट्वीट भी किया। क्या ट्वीट था वो समझिए जरा, देखिए क्या ट्वीट किया। लालू यादव ने दिखाई अपनी असलियत। लालू प्रसाद यादव द्वारा विधायक को बिहार विधानसभा अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में लाने की कोशिश की गई। एक बार फिर से हम ट्वीट आपको दिखाते हैं क्या किया गया है सुशील कुमार मोदी के जरिए। ट्वीट एक बार फिर से हम इसको फ्लैश करते हैं, जरा समझिए। लालू यादव ने अपनी असलियत लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिखाई गई है। विधायक को बिहार विधानसभा अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की बात कही थी, ये कहा है सुशील मोदी ने ट्वीट करके। और इस बात की तस्दीक उस ऑडियो क्लिप में भी हो रही है, किस तरह से उस ऑडियो क्लिप में कहा जा रहा है। और यही चीज इस वक्त देखने को मिल रही है और यही कारण है कि बिहार की सियासत में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। अगले 1 घंटे तक आपको इस पूरे मसले पर तमाम राजनीतिक दल हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त प्रियंका चौधरी मौजूद हैं, प्रियंका के साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। ओवर टू यू प्रियंका। बहुत सुलगते सवाल हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर और कई चीजें हैं जो जहन में आती हैं और बताती हैं कि क्या ये सिलसिला आज नया शुरू हुआ है या फिर लालू प्रसाद यादव, जिनको लेकर तमाम तरह के सवाल और तमाम तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, क्या वो वाकई में सच होती हैं? आज 5 बड़े सवालों से शुरुआत करेंगे जिस पर खास मेहमान हमारे साथ होंगे और जवाब देंगे। पहला सवाल ये कि क्या जेल से लालू का सरकार गिराने का खेल चालू हो गया है? लालू ऐसा कौन सा कार्ड इस समय खेलना चाहते हैं जेल से जिससे उन्हें लगता है कि सरकार बदल सकती है? दूसरा सवाल ये कि क्या बिहार में
हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत हो गई है। जो लालू प्रसाद यादव के ऑडियो कॉल जिसको बताया जा रहा है उसमें कुछ इसी तरह की बातें हो रही है। एक और सवाल ये कि क्या बिहार में इस समय जो स्थिति बन रही है, लालच देकर विधायक तोड़ना चाहती है आरजेडी और उसका जिम्मा क्या लालू प्रसाद यादव के कंधों पर दिया गया। एक और सवाल ये कि क्या लालच देकर ऐसे आरजेडी प्रलोभन देकर बीजेपी के विधायकों को खरीदना चाहती है, सरकार बदलना चाहती है। एक और अहम सवाल यह भी कि क्या वाकई बिहार में सरकार गिराने की कवायद इसे मानकर चला जाए। जो शुरुआत आज हुई है ऑडियो टेप से हुई है, उसके बाद से बिहार के अंदर सरकार गिराने की इसे कवायद के तौर पर देखा जाए। ये 5 ऐसे बड़े सवाल हैं जिसके बाद से बिहार की सियासत के अंदर उफान भी है और लोगों के जहन में ये सवाल भी कि क्या वाकई में आरजेडी लालू प्रसाद यादव के सहारे बिहार की सियासत में कोई खेल शुरू कर चुकी है। क्या 5 साल एनडीए के मुख्यमंत्री रह पाएंगे सीएम नीतीश कुमार। अगर ये हाल रहा, लालू यादव का दखल क्या कुछ बदल देगा सियासत के अंदर। और लालू प्रसाद यादव से जुड़े इस ऑडियो के सामने आने के बाद आरजेडी ने जो पक्ष रखा है उसमें क्यों नहीं उस सेवक का, सहायक का नाम लेकर या उसे बुलाकर सामने रखकर ये कहा गया कि जो कहा जा रहा है उसमें सच्चाई कितनी, इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरुण कुमार आरजेडी से आ गए हैं। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इम्तियाज अहमद हैं जेडीयू से। इम्तियाज जी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाने माने पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मेरा पहला सवाल आपसे है अरुण कुमार जी, आपका क्या पक्ष है इस पूरे मामले को लेकर। लालू प्रसाद यादव की लल्लन पासवान से बातचीत असली नकली कहां से हुई, किसके जरिए हुई, क्या क्या चीजें आपको समझ आई जिसकी वजह से हम इस बात को आगे बढ़ाएं कि आरजेडी का असल में क्या रवैया है। पूरा दिन हो चुका है इस ऑडियो को सुनते सुनते लोगों को। अब देखिए, ये जो ऑडियो चल रहा है वो हमने भी सुना है, लेकिन ये ऑडियो की सत्यता बिना जाने हुए सुशील कुमार मोदी ने जो इसको वायरल करवाने का काम किया, जो ललन पासवान जी कह रहे थे कि सुशील मोदी वहीं पर उपस्थित थे, तो मुझे लगता है कि सुशील कुमार मोदी ने एक षड्यंत्र रच करके लालू जी का नाम लेकर के पुनः वो जो राजनीतिक से रूप से उनको सिलेंडर करवा दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी सुशील कुमार मोदी को साइड लाइन करने का काम किया था, जो उप मुख्यमंत्री नहीं बनाने का काम किया था। इसके कारण सुशील मोदी डिप्रेशन में थे। उन्होंने इस डिप्रेशन से उभरने के लिए वो अपने को फ्रंट लाइन, राजनीति में फ्रंट लाइन पर खेलने के लिए ये ऑडियो, अब इसे हम तो जाली ही कहेंगे, इस जाली ऑडियो को अरुण जी आपने पता किया है इस ऑडियो के बारे में, आपके पास तो जानकारी होगी, आपने किसी से तो क्रॉस चेक करवाया होगा कि असल में ये इरफान अंसारी कहाँ है, इरफान अंसारी का इससे क्या लेना देना है। और अगर एक विधायक सामने आकर सुशील कुमार मोदी, लल्लन पासवान सभी ये कह रहे हैं कि मेरी बातचीत हुई है लालू जी से और ये कॉन्वर्सेशन है, आप सुबह से अभी तक इरफान अंसारी को नहीं ढूंढ पाए जिनसे बातचीत हुई। इरफान अंसारी को हम क्यों ढूंढेंगे अगर ये झूठ है अरुण जी, इसका मतलब आपकी दिलचस्पी नहीं है इस बात में। अगर लल्लन पासवान मीडिया में आकर ये कह रहे हैं कि मेरी लालू प्रसाद यादव से इस नंबर से बातचीत हुई है, क्या आप जिसके नाम पर ये नंबर रजिस्टर्ड है उसे लेकर नहीं आएंगे कि सच झूठ बताएं? वो हम कहां से लाएंगे उस इरफान को, मैं कहां से लाऊंगा इस नंबर का, इरफान अंसारी का आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो नंबर सुशील मोदी से पूछिए क्यों, कहां से वो करवाए हैं, लालू जी का डुप्लीकेट आवाज में किससे बुलवाए हैं, सुशील मोदी ने बतलाएंगे या ललन पासवान बतलाएंगे? अरुण कुमार जी, आपका लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर, सेवक का नाम लेकर नंबर पूरी मीडिया में आ गया और आप उसके बाद कह रहे हैं सुशील मोदी बताइए। अगर नंबर गलत है, अगर ये नंबर गलत है जो बताया जा रहा है, इस पर बातचीत नहीं हुई है, तो आपका फर्ज नहीं बनता है सच्चाई बताने का कि हाँ असल में ये बातचीत नहीं हुई है? आपके पास क्या सबूत है इस बातचीत का? सच्चाई तो बता रहे हैं कि ये सुशील मोदी जी को जो साइड लाइन कर दिया गया था, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, बीजेपी पर डिबेट नहीं हो रही है। अरुण जी सवाल नहीं सुन रहे हैं। जिस कांटेक्ट नंबर को सुशील मोदी ने ट्वीट किया, वो कांटेक्ट नंबर किसका है? सुबह से अभी तक आपको ये नहीं पता चला? हमें कैसे पता चलेगा? वो सुशील मोदी को फोन आया, सुशील मोदी
अरुण जी, वाकई में आरजेडी के नेताओं को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं बची है, क्योंकि अगर दिलचस्पी होती तो शायद तेजस्वी बोल रहे होते, तेज प्रताप बोल रहे होते कि बीजेपी झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। आप लोगों को अंदाजा लग गया है कि कुछ निकलने वाला नहीं है डिफेंड करके इससे। बीजेपी तो शुरू से ही झूठ बोलती है। सुशील मोदी लालू जी का नाम लिए बिना खाना नहीं उनका पचता है, तो बीजेपी के लोग लालू जी का नाम बराबर लेते रहते हैं। लालू जी ये, तो लालू जी अब जेल में है, उनको बेल होने वाला है, तो ये कुछ न कुछ अड़ंगा लगा दो कि लालू जी बाहर नहीं आए। अरुण जी, मैं आपसे और भी सवाल लूंगी। जिस दिन रिजल्ट से पहले जब तक तेजस्वी प्रचार कर रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि जेल से बाहर आ जाएंगे। कौन सा सपना उन्हें दिखाई दे रहा था? सरकार बनने पर बाहर निकाल देते, क्या कर देते, ये आप कहानी आप जाने। लेकिन और भी मेहमान हमारे साथ हैं। इम्तियाज अहमद जी, ये क्या सिलसिला है लालू प्रसाद यादव को लेकर जो आगे बढ़ता जा रहा है और आप लोग हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं? फोटो आते हैं, ऑडियो आते हैं, आप सिर्फ चिल्लाते हैं, और कौन सा एक्शन लेते हैं ऐसे मामलों पर आप? प्रियंका जी, ये तो बिल्कुल सच है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक इतिहास रहा है। पहली दफा जब जनता दल का सरकार बना था बिहार में, तो रामसुंदर दास जी बिहार के चीफ मिनिस्टर बन के आए थे। वीपी सिंह जी ने और जनता दल के लोगों ने रामसुंदर दास जी को सीएम सिलेक्ट किया था, लेकिन बिहार असेंबली में बहुमत साबित करने में लालू यादव ने अपने बाहुबलियों के जरिए हाउस ट्रेडिंग करवा के, विधायक को कब्जा करके, विधायक को लालच देके, प्रलोभन दे करके उनको रामसुंदर दास जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद लालू जी का इतिहास रहा है कि नीतीश कुमार जी प्रथम बार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 3 मार्च 2000 को, 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। बहुमत साबित करने में लालू यादव अपने बाहुबलियों से, पटना और बिहार के राजनीतिक इतिहास गवाह है कि इनके बाहुबलियों ने कई विधायक को एक जगह स्थान में ले जाकर के बंद कर करके अपने कब्जा में रखा था, प्रलोभन दे करके किसी तरह, और नीतीश कुमार जी की सरकार को विधानसभा में गिरवा दिया था 7 दिनों के अंदर में। तो ये लालू यादव और आरजेडी का ये पुराना स्टैंड है, हाउस ट्रेडिंग करना। चूंकि ये राजनीति को ये मेवा का समान समझते हैं, राजनीति बात की भी होनी चाहिए, ये सेवा बिहार से नहीं समझते हैं। बिहार से झारखंड, रांची चले जाना लालू का, और बार बार फोन के साथ फोटोज आ जाना और मीडिया में ये चीजें साझा हो जाना खुलकर कि कैसे बातचीत होती है, किस फोन के जरिए होती है, नंबर तक आप लोगों के पास है। फिर डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा अगर आप लोग एक्शन नहीं ले पाते ऐसे मामलों पर? नहीं, इससे झारखंड में जो सरकार है, इनके गठबंधन के लोगों का सरकार है। आपत्ति जाहिर नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल आपत्ति जाहिर होना है, इस पे बिल्कुल आपत्ति जाहिर होना है, क्योंकि जेल से जिस तरह से बिहार की सरकार को गिराने की साजिश किया गया है लालू यादव, हम तो इसमें तेजस्वी यादव क्यों नहीं सामने आए? ठीक है, इम्तियाज जी और भी सवाल लेंगे, तब तक जल्दी से राकेश पांडे जी, आपको क्या समझ आया पूरे घटनाक्रम से कि हॉर्स ट्रेडिंग पर ध्यान जाना चाहिए, या ये जो जिस तरीके से जेल के बाहर आप निकलते हैं बहाने बनाकर और बाद में आप सब कुछ मैनेज करते हैं, उस पर ध्यान जाना चाहिए? देखिए प्रियंका जी, ये पूर्व के काल में ही जब राजद की सरकार जब भी रही है या जब भी उसको बचाने का खेल खेला गया है, तो जेल से ही खेला गया है। जेल का खेल बड़ा पुराना इन लोगों का नाता है राजद वालों, और राजद वाले हमारे मित्र बैठे हुए हैं, ये कह रहे थे कि सुशील जी, अरे आपने तो 20 बार सुशील जी का नाम ले लिया। हम लोगों ने किसी का नाम लेके भी चुनाव नहीं लड़ा था और आगे भी नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता जानती है कि जेल का खेल किसने चालू किया था, और जेल से ही इन लोगों का खेल चालू रहता है। तो हम लोग जग जाहिर कर दिए, सुशील जी का बड़प्पन है कि उन्होंने जग जाहिर कर दिया, बिहार की जनता ने देश की जनमानस को दिखा दिया है। और एक जो जनप्रतिनिधि जीत के आता है दल से, उस दल के जनप्रतिनिधि को फोन करके कहा जाता है कि आप सदन से बाहर रहिए। जनाब, ये अब नए ये डिजिटल युग के विधायक हैं, अब आप पहले वाली विधायक नहीं है कि आप फोन किए और नहीं होगा, सारी बातें मीडिया तक पहुंच जाएगी
और आप अवाम में लंगे हो जाएंगे। और लालू यादव और आरजेडी के लोग आज राकेश जी, एक और सवाल मैंने आपसे पूछा है कि जिस व्यवस्था के तहत लालू जेल से बाहर निकलते हैं और जहां इस समय वो हैं रिम्स के दायरे में, अगर किसी तरह की सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, आप लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं है, आप कोर्ट भी नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर क्या फायदा है जेल के अंदर डालने का किसी को? नहीं, निश्चित रूप से आपत्ति है प्रियंका जी। और वहां जिस जेल में है, गटवार जेल में, वहां राजद के समर्पित वहां की सरकार है और हेमंत सोरेन के इशारे पे ये सब खेल हो रही है और लालू यादव उसके रिंग मास्टर हैं। तो ये जब रिंग मास्टर जहां होते हैं तो अपने तरीके से वहां के लोगों को चलाते हैं। तो हम लोग तो मांग करेंगे और केंद्र सरकार इसमें इंटरफेरेंस भी करेगी और इनको हम लोग वहां से तिहाड़ शिफ्ट कराएंगे, क्योंकि यहाँ से ये इसी तरह का खेल खेलते रहेंगे। और ये जब तक दिल्ली तिहाड़ जेल में शिफ्ट नहीं होंगे, और हमारा एनडीए का गठबंधन है और डबल इंजन की सरकार है और सुशासन की सरकार है, तो हमारे नीतीश जी जब यहाँ मुख्यमंत्री बने इनको पछ ही नहीं रहा है। अरे भैया, बिहार की जनता ने चुन दी है, माननीय नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अब आप मानिए और सरकार को, आप अपना नेता प्रतिपक्ष के नाते सरकार को आईना दिखाने का काम कीजिए कि ये चीज आपने कहा था, वादा किया। ठीक है राकेश जी, ठीक है। अनिल मिश्रा जी, एक और भी चीज है जो ये बता रही है कि अगर आरजेडी इस पूरे मामले को डिफेंड करने भी आई है तो सारे हथियार नहीं है साथ में। तेज प्रताप तेजस्वी तो आए दिन जो बिहार की सरकार बनने से लेकर हर रोज ये कह रहे थे कि नीतीश जी की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, नौकरियों का क्या करेंगे। कल से अभी तक क्या वो सोशल मीडिया पर कहीं कुछ एक्टिव ही नहीं है, जो उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है। इस पूरे मामले पर बड़े लीडर की चुप्पी तो यही बताती है कि कुछ तो है जो आरजेडी को समझ नहीं आ रहा अभी। राजनीतिक खेलों में मदारी हमेशा दूर बैठा होता है, जो गाड़ी जाता है उसके सब नाचते हैं। मैं बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश की जो राजनीति है, हम जो शिक्षित होते जा रहे हैं, जो राजनीति में कहा जाता है परिपक्व होते जा रहे हैं, राजनीति में शुचिता नैतिकता उतनी गिरती जा रही है। यहाँ पर बात सिर्फ इसकी नहीं है कि लालू यादव ने आज क्या किया या एक पार्टी पर आरोप लगे। अगर आप देखें कि सभी राजनीतिक पार्टियां इसी खेल में लिप्त है। आज जब जिसके खिलाफ होता है तो आगे आकर चिल्लाता है और जो करता है वो डिफेंड करता है। अगर आप पिछले 50 साल का इतिहास जिस इशू में बात हो रहा है और उसके बाद जो बीजेपी अनिल मिश्रा जी एक सवाल का जवाब दीजिए। इम्तियाज जी एक मिनट रुकिएगा। अनिल मिश्रा जी, अगर कोई ऐसे नियमों का उल्लंघन करता है और इसे मजाक समझता है, अनिल मिश्रा जी, क्या ऐसे मामलों को हम हल्के में लेते हैं इसलिए बार बार इनकी पुनरावृत्ति होती है? हम देखते हैं कि पहले भी फोटोज आती हैं, पहले भी कहा जाता है फोन पर बातचीत होती है, तब कोई एक्शन नहीं होता है। क्या इसको जाने देने की वजह से उल्लंघन बढ़ता जा रहा है? नहीं, ये बढ़ता नहीं जा रहा, बढ़ाया जाता है। मैं बहुत खुल के बोलता हूँ, शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए। ये राजनीति का एक खेल है, चक्कर है। अगर अभी आप जेडीयू से कहिए या बीजेपी से कहिए इसके खिलाफ एक्शन ले ले, तो कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन वो मीडिया में आकर, चाहे वो टीवी न्यूज चैनल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, या किसी रैली में जाकर बोलने का मैटर हो, तो वहां पर जाकर इसको जोरों से चिल्लाएंगे, क्योंकि इनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है। अगर एक व्यक्ति जेल में बैठा हुआ हो, कितना भी उच्च आदमी हो, उसकी कितनी भी पावर हो, ताकत हो, अगर जेल में रहते हुए फोन का प्रयोग होता है तो सबसे पहले तो इससे ये उठना चाहिए कि उसके पास फोन पहुंचा कैसे। और वहां की सरकार कोई भी हो, अगर ये कहना कि वहां लालू की सरकार बैठी है या वहां पर दूसरे की सरकार बैठी है, तो शायद ये नियमता बात ठीक नहीं लगती है। आपके पास कोर्ट है, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, या अगर आपको ये है तो आप विद प्रूफ सामने लाकर दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ऐसी कार्रवाई की गई है। तो एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इससे खेलने का प्रयास करेगा, वही विपक्ष जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, वो अगर चाहता तो अब तक अगर वो जैसा डिफेंड कर रहा है उसके खिलाफ एक नहीं कई सबूत ले आके रखता और कहता है कि ये मोदी जी, सुशील मोदी गलत चाल चल रहे हैं। लेकिन आप देखें कि दोनों की, क्योंकि मैंने कहा ना कि राजनीति में अब नैतिकता और शुचिता बिल्कुल नहीं बची हुई है। जनता को इन्होंने मदारी बनकर खुद जनता को जिस तरह से नचाया जाता है। इम्तियाज अहमद जी, अब जल्दी से बताइए, सुबह से आपने बीजेपी ने मिलकर क्या किया है इस पूरे मामले पर? आप कहां पहुंचे हैं? किसको शिकायत भेजी आपने इस मामले की अभी तक? प्रियंका जी, बिहार में विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव तो एक अच्छे बेटा है,
पूरे चुनाव में पूरे बिहार में घूम घूम करके अपने पिता के कर्मों का, पिता के पापों का माफी मांग रहे थे। पोस्टर से माता पिता का फोटो हटा दिए थे। आज क्या हुआ कि आज क्यों गायब है वो? उनको आकर के जवाब देना चाहिए ना। इरफान अंसारी कौन है और कौन लोग हैं? और इस तरह का झारखंड सरकार जेल में बैठे कैदी को इस तरह का सुविधा मुहैया करा रहा है। हम केंद्र सरकार से और आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बिहार की जेल से निकलकर एक कैदी रांची में जाकर बैठ गया, आपके विधायक से बातचीत हो गई, आपको सिर्फ उतने से फर्क पड़ता है। आपको ये नहीं फर्क पड़ रहा कि आप कैसे बिहार से निकले कैदी को रांची पहुंचने के बाद आराम से रहने दे रहे हैं आप? नहीं, झारखंड में यहाँ पर प्रश्न सत्ता पक्ष जो है ये अपनी सरकार जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है और वो विपक्ष पर आरोप डाल रहा है कि वो इसकी जांच करे। अगर आपके ऊपर किसी तरह का इस तरह का आक्रमण हुआ है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। सत्ता पक्ष में सरकार चला रहे हैं, आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने कहा ना राजनीति अनिल जी ठीक है, इम्तियाज जी को बात पूरी करने दीजिए। इम्तियाज अहमद जी, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। तेजस्वी बोले चुप रहे, वो आरजेडी जाने, और अब सियासत के लिए आपके लिए अच्छा होगा कि तेजस्वी चुप रहे। लेकिन ये चीज बताइए कि आप लोगों ने कल से ये घटनाक्रम देखने के बाद अभी तक क्या ऐसा किया जिससे आप ये साबित कर पाए कि लालू जी ने जिस ग्राउंड पर ये शिफ्ट होने का बात कही वो फेल हो रही है या उल्लंघन कर रहे हैं? आप लोगों ने कहां आपत्ति दर्ज की इसके लिए? लालू यादव पूरी संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं और झारखंड सुबह से किया क्या आप लोगों ने? इम्तियाज अहमद जी, लालू यादव धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप बैठ के देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ के देख रहे हैं। हम लोग कानूनी प्रक्रिया में एनडीए जाएगी, एनडीए के घटक उसमें फैसला लेंगे। क्योंकि इसमें तो तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता है, अच्छे बेटा है, माता पिता के पापों का माफी मांग रहे थे पूरे बिहार में, जिनके राजनीति के डीएनए में 420 है, 20 केसों में आरोपी है तेजस्वी यादव। इन लोग का तो शुरू का पूरा कर्तव्य है। अरे तो आप नीतीश कुमार का डीएनए, नीतीश कुमार का डीएनए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेस्ट करवाई थी। नीतीश कुमार का डीएनए में क्या हो गया? आप लालू यादव का डीएनए की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार का डीएनए। नहीं, नीतीश कुमार का डीएनए पूछिए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए कि डीएनए क्या हो गया? गठबंधन के लोग उनका डीएनए प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीएनए टेस्ट करवाया था नीतीश कुमार का। इस तरह का ये इनका तो खड़ियन है, ये तो पूरा इनका चेहरा खुल गया है। ठीक है इम्तियाज जी, एक मिनट रुकिएगा। अरुण जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने ना तब बताया ना अब बता रहे हैं। तेजस्वी को मैटर समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बोलने नहीं देना चाह रहे हैं, क्या सिचुएशन है इस समय? और दूसरा ये, या तो ये टेप सच है या झूठ है ना। आप इस तरफ खड़े हैं कि सच है तो आप अपना पक्ष तैयार कर लीजिए, झूठ है ये भी कहने के लिए कोई सबूत आपके पास है नहीं अभी। जो कह रहे हैं, क्या ऑडियो की सत्यता जांच कर कह रहे हैं? आप लोगों ने सुबह से कहां बोला ये कि जाइए जांच कराइए? आपने एक बार भी बोला कि इस मामले की जांच होनी चाहिए? जिसने भी जो ऑडियो वायरल किया है वो उसकी सत्यता की गारंटी देते हैं। ये तो गंदी राजनीति है। अपने को राजनीतिक रूप से उठने के लिए लालू यादव का नाम ले रहे हैं। लालू यादव को बेल होने वाला है, इसलिए ये हंगामा करके उनको बेल पर सवाल उठाने के लिए यह सब किया जा रहा है। लालू जी के बिना इन लोग का खाना हजम होने वाला नहीं है। बिहार में कुछ भी होगा तो लालू यादव ने करवा दिया, ये हुआ तो लालू यादव ने करवा दिया। भाई आप राजनीति कर रहे हैं। आप बिहार के वो बेचारे लालू जी जेल में बंद है, उनका स्थिति खराब है, उनका किडनी 25% काम कर रहा है और आप लालू यादव का नाम लेकर के बदनाम करने की काम कर रहे हैं। आप तेजस्वी यादव पर आरोप लगाइए। अरुण जी, अच्छा होता आप भी कुछ सटीक बोलते, कोई सबूत लेकर आते कि देखिए आपने सुबह से ये कर लिया, इस नंबर का डिटेल निकाल दिया, या इरफान अंसारी को ले आए। उस झूठ, अगर कोई झूठ है तो उसका सच में तो लेकर आइए। सच क्या है? क्या ये अगर ये ऑडियो लालू प्रसाद यादव का रही है तो आप भी कहिए, आप जांच के लिए बोलिए उनको कि जांच बैठाइए इस पर। जांच बैठने पर तो आपको भी, जांच बैठने के नाम पर तो आप भी चुप हैं। हम लोग सरकार नहीं ना है कि हम ऑडियो को चेक करें किसका है किसका नहीं है। आरजेडी के बारे में, लालू प्रसाद यादव के बारे में कुछ बोला जा रहा है और आपको जांच भी नहीं करवानी है और आपको यह भी नहीं मानना है कि ये सच है।
हम तो उसको झूठ बोल रहे हैं, वो तो झूठ ऑडियो है। सबूत क्या है गलत आपके पास? ऑडियो है। इरफान अंसारी हम जिसका सबूत- कांटेक्ट नंबर वायरल हो रहा है, क्या उससे आपने बात की या उसने आपसे बात की या आप उसको पेश करेंगे? कौन, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि झूठ है ये? हम लोग जान रहे हैं कि जेल से लालू जी बात ही नहीं करते हैं, तो झूठे ना है। लालू जी जेल नियमों राकेश का पांडे जी क्यों झूठ फैला रहे हैं? लालू प्रसाद यादव जेल में हैं, कहां उनके पास फोन पहुंच गया? कैसी बातें आप कहां से लेकर आते हैं ऐसी बातें? देखिए, निश्चित रूप से आपको भी समझना चाहिए और ये अरुण जी को भी समझना चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि को लालू जी ने फोन किया था और ये बार बार कह रहे हैं कि सुशील जी, तो ये झूठ तो यही बोल रहे हैं। जब इनको ये चर्चा के विषय के क्रम में इनको कहना चाहिए कि ललन पासवान से बात हुई थी, ललन पासवान ने आके मीडिया में उसकी ब्रीफ भी दी, मीडिया को बताया भी कि लालू जी ने हमसे बात किया और लालू जी ने हमें बोला कि सदन से बाहर रहने के लिए। ये स्पष्ट होता है, प्रथम दृष्टिया में ये दिखता है कि ललन पासवान जो विधायक पीरपैंती से चुन के हैं, जनता ने उन पे भरोसा जताया है, उन्होंने आके बाहर बोला है और उन्होंने समाज को और मीडिया को जो अवस्था में उसको बताया है। मैं बता देना चाहता हूँ कि पटना में लालू जी का आवाज निकालने वाले एक दर्जन लोग हैं। अरुण जी, मैं बोल रहा हूँ, एक दर्जन लोग हैं जो कि आप मेरी बात सुनिए, कान खोल के मेरी बात सुनिए और आप चैनलों रहिए, पर क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं इसलिए अगर आप ये बोले कि लालू प्रसाद यादव की कोई आवाज निकाल सकता है, मिमिक्री कर सकता है, समय चला गया, उससे नहीं चलेगा ना। डिजिटल युवाओं की राजनीति और यहाँ अरुण जी एक मिनट रुकिएगा। अरुण जी, युवाओं का प्रदेश है, अरुण कुमार जी, अरुण कुमार जी एक मिनट रुकिएगा, आपको पूरा मौका मिला है बात करने का। सबको दिखाना चाहते हैं, उस आईना से मत देखिए, आईना दर्पण होता है, उसको देखिए और समझिए। ललन जी को फोन आपके प्रमुख ने किया था और उन्होंने खंडन भी किया है इस बात का, मीडिया के सामने आके खंडन किया है कि इस नंबर से लालू जी से बात कराया। पहले उनके सहयोगी ने बात किया, सहयोगी ने बोला कि लालू जी बात करेंगे, उनके सहयोगी फोन किए हैं। आप लोग वहां चोरी चुप्पे मोबाइल पहुंचाते हैं, मिलने जाते हैं और वहां पे साग सब्जी पहुंचाने के बहाने मोबाइल पहुंचा देते हैं। शर्म कीजिए आप लोग, जनता जागी हुई है, आप लोग क्या बात जनता जागती है, जगाने वाला चाहिए। और नीतीश कुमार के जब यहाँ सरकार बन गई है तो आप लोगों को नहीं बच रहा है। आप लोग कम से ठीक है, राकेश पांडे जी एक मिनट दीजिएगा। अनिल मिश्रा जी की सरकार है, अनिल मिश्रा जी, ये सिर्फ और सिर्फ विधानसभा अगर ये फोन कॉल भी जिसको फोन कॉल ऑडियो को जिसको लालू यादव की आवाज बताया जा रहा है, क्या ये सिर्फ इसलिए हाईलाइट हो रहा है क्योंकि नंबर गेम बहुत उथल पुथल हो सकता था स्पीकर के चुनाव के समय? अनिल जी देखिए, बिल्कुल ये मैंने कहा ना कि अगर इस तरह की विवाद कुछ पैदा हो रहे हैं तो सबसे पहला नैतिकता का प्रश्न ये उठता है कि सत्ता पक्ष या जिस तरह बीजेपी और जेडीयू आरोप लगा रही 24 घंटे बीतने जा रहे हैं, इनसे पूछा जाए इन्होंने अभी तक लीगल वे में क्या एक्शन लिया? एक एफआईआर तक नहीं दी, अभी तक शिकायत नहीं की है। और मैं आपको टेक्निकलिटी पूरी बता दे रहा हूं पुलिस विभाग की कि अगर ये शिकायत करेंगे तो 24 घंटे के अंदर उस ऑडियो की, उस फोन कॉल की जांच करके पूरी रिपोर्ट सामने रख दी जाएगी। सारा दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे और ना ऐसा करना चाहते। उसका कारण मैंने जो पहली लाइन आपको अगर स्टार्ट में बोला था कि हमारी राजनीति में इस तरह का एक एक्सेप्टेंस आ गया है। कहने को जनता वोट देती है, विधायक या सांसद चुने जाते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ कहने को रह गया है। आप ज्यादा नहीं 2 साल पीछे से लेके अभी तक का इतिहास देख लीजिए। कर्नाटक में सरकार बनाने में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस पार्टी का हाथ था। महाराष्ट्र में आ जाइए, सरकार बनाने और बिगाड़ने में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब सामने दिख रहा है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब ये अगर ये ऑडियो टेप की बात है तो बेंगलुरु में और महाराष्ट्र में एक नहीं कई ऑडियो टेप मिले थे, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ठीक यही। और दूसरा एक प्रश्न है, बहुत जरूरी प्रश्न है। प्रश्न ये है कि अगर लालू जी के ऊपर एक आरोप लगता है, नहीं, आप लोगों ने अगर राकेश पांडे जी सुबह से अगर आपने कोई कंप्लेंट की है, अगर कुछ किया है सुबह से तो बताइए आप। मैं प्रियंका जी एक बात कहना चाहता हूँ, लालू की राजनीति ऐसे रही, हमेशा विवादित रही है। लेकिन अगर ये साफ शब्दों में देखा जाए कि क्या एक विधायक
क्या एक विधायक के तोड़फोड़ से पूरे विधानसभा कार्रवाई में किसी तरह का असर पड़ता? बिल्कुल नहीं पड़ता। कम से कम 15 से 20 सांसदों को तोड़ने की नौबत थी। क्या एक ही विधायक को लालू ने फोन किया? ये उनकी मिश्रा जी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ये एक शुरुआत भी हो सकती है और ये हो सकता है कि सिलसिला न जाने कब से चल रहा हो, कोशिश करने का ये हो सकता है, क्योंकि ये सब चीजें जितनी आसान दिखती हैं उतनी होती नहीं है। जल्दी से अरुण जी इस पर जवाब दीजिए। इतने सारे आरोप लगने के बाद भी आप सच और झूठ के बीच में फंसे हुए हैं कि सच का किधर जाएं, सच बताएं कि झूठ बताएं। अभी जो सरकार गिराना, स्पीकर के समय आप एब्सेंट रहिए, इलेक्शन जब होगा, चुनाव होगा, इन सब चीजों को लेकर आप थोड़े बहुत संजीदा हैं कि नहीं? सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है वो पूरी तरह निराधार है। इन्होंने ठीक कहा, एक पासवान जी को ही फोन किया गया। अगर गिराना हमें सरकार रहता या जो रहता तो और भी विधायकों को फोन किया जाता ना, तो उनको सुशील मोदी लेके आए कि हमको 10 को विधायक को फोन किया गया है। अच्छा अरुण जी, मैं फिर एक बार मैं आपसे सवाल पूछ चुकी हूँ, मैं फिर से एक बार पूछ रही हूँ ये चीज। अगर आप लोगों को इतना भरोसा है, अगर आप टीवी पर बैठकर ये कहते हैं कि ये लालू प्रसाद यादव की आवाज जैसी आवाज है, लालू प्रसाद यादव की आवाज नहीं है, झूठ फैलाया जा रहा है, क्यों नहीं तेजस्वी यादव जैसे नेता आकर कोई एक्शन लेने की बात करते? आप सुशील मोदी के खिलाफ केस करिए, लल्लन पासवान पर करिए, समझ नहीं आ रहा आप लोगों को क्या किया जाए आगे? देखिए, ये केस और मुकदमा करना राष्ट्रीय जनता दल की फितरत नहीं है। बीजेपी वाले आपके खिलाफ जो मर्जी कोई आकर बोल जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता उससे? अगर केस करना रहेगा तो सुशील कुमार मोदी जेल में चले जाएंगे। उनके ऊपर इतने घोटाले हैं। ये हम लोग का राजनीति, हम लोग केस करने वाले राजनीति नहीं करते। जनता इसका मालिक, जनता फैसला करती है। जनता फैसला करेगी। सुशील मोदी चुनाव लड़ने लालू प्रसाद यादव का फैसला हुआ। लालू जी को तो जो भी गरीब की आवाज उठाता है, जो दलितों की आवाज, लल्लन पासवान के साथ भी तो आवाज उठा रहे थे वो गरीबों के लिए। नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि सीबीआई के डायरेक्टर ने जो किताब लिखा है उसमें साफ लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में मैंने लालू यादव को फंसाया। कहाँ क्या हुआ? अच्छा, सबूत है ही नहीं। को फंसाने का किताब लिखा, क्यों सबूत है ही नहीं। ऐसे ही मन किया बीजेपी का तो लालू जी को अंदर डाल दिया। अरे तो सरकार, हम लोग की सरकार बन रही थी। तो झारखंड में तो आप लोग यही कर रहे हैं, आपकी सरकार है तो आप जेल के बाहर घूमेंगे। और सुनिए ना मैडम, हकीकत तो आप ही बता रहे हैं। बीजेपी का मन किया लालू जी को अंदर डाल दिया, आपका मन किया झारखंड की सरकार ने उन्हें बंगला दे दिया। केंद्र में सरकार और राज्य की सरकार होने का फायदा उठाया और हारे हुए विधायक को इन्होंने जिता करके सरकार बनाया। ये सरकार जो है ज्यादा देर अस्थिर नहीं रहेगी। ये जनता के नजर में चोर सरकार है। तो ये जो ऑडियो है सिर्फ ट्रेलर है, अभी और भी तैयारी चल रही है सरकार गिराने की। सरकार तो अपने कर्मों से गिरेगी। ये लोग को अपने कर्मों से गिरना होगा। नीतीश कुमार को जिस प्रकार बीजेपी ने प्रताड़ित किया है, जिस प्रकार से उसको बड़ा भाई से छोटा भाई बनाया है, वो ज्यादा दिन तक छुपने वाला नहीं है। बीजेपी का असली चेहरा जनता के सामने आएगा और देखिएगा कि सरकार अपने कर्मों और कुकर्मों के बदौलत गिरेगी। अच्छा राकेश जी, एक चीज और बताइए, जो अनिल मिश्रा जी ने भी एक बड़ा वाजिब सा सवाल उठाया है कि ऐसे मामलों में अगर आपको मालूम है कि ये हकीकत है और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर हर मीडिया चैनल पर भी ये चीजें जा जाकर बता रहे हैं कि हाँ लालू प्रसाद यादव की पासवान जी से बातचीत हुई, सुबह से लेकर अभी तक कौन सी वो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं आप कि कहीं जा नहीं रहे हैं कंप्लेंट करने के लिए, कि ये लीगल एक मामला हो, कि इतनी गंभीरता आपको दिखे कि ऐसे किसी भी उल्लंघन पर क्या जवाब होना चाहिए? आपका सियासी एंगल तो एक तरफ है कि आपके विधायक से कैसी बातचीत हुई, लेकिन किस जरिए से बातचीत हुई, कैसे जेल से बातचीत हो गई, उस पर आप लोग जरा भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए प्रियंका जी, आपको भी पता होगा और आज आप लोग पूरे दिन आपाथापी में लगी भी होंगी कि आज हमारे सदन के अध्यक्ष का चुनाव था और निश्चित रूप से अध्यक्ष का चुनाव था। उस अध्यक्ष के चुनाव के कार्यक्रम में जो भी विधायक के लगे हुए थे, हम लोग उनको बाहर नहीं ला सकते थे। लेकिन आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से चुनाव संपन्न हुआ और हमारे विधानसभा के स्पीकर मनोनीत हुए विजय सिन्हा जी, तो हमारे अध्यक्ष दिल्ली पहुंच गए हैं और हमारे गृह मंत्री से भी इस विषय पे बातचीत होगी
और उसके बाद हमारे ललन जी भी अपने जो एडवोकेट हैं, हमारे मीडिया, हमारा जो लीगल सेल है उससे भी लगातार संपर्क में है। और निश्चित रूप से 1 से 2 दिन के अंदर आपको ये दिखेगा कि पार्टी के जो लीगल सेल के लोग हैं वो निश्चित रूप से इस चीजों को आगे लेके जा रहे हैं और इस पे बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई करने के हम लोग मूड में हैं, क्योंकि सरकार इस तरह का अनैतिकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन का यहाँ सरकार है, और ये बता रहे थे अरुण जी कि नीतीश जी को छोटे भाई बना दिए। कहाँ छोटे भाई बना दिए? आज यहाँ के प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, पहले भी मुख्यमंत्री थे और अभी भी मुख्यमंत्री हैं। हम लोग मुखिया बना दिए हैं, के अंदर जब ठीक कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से उन्हें मुखिया बना दिए। हम लोग उनके साथ बीच करते हैं ना। आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और निश्चित रूप से ये लोग विलाप करते रह जाएंगे और ये 5 साल तक सरकार चलेगी। जब इनके साथ गठबंधन टूटा था तो ये लोग कहते थे कि 6 महीने की सरकार है, वेंटिलेटर पे, ये इनके नेता बोलते थे। ये लोग तो बोलते भी नहीं थे, नेता इनके बोलते थे। तो इस क्रम में उनके नेता आज जो विधानसभा में आज जो अवध बिहारी चौधरी जी के लिए नीतीश कुमार भाजपा कर रहे थे, तो उस समय इनको बोलना चाहिए था। जब मीडिया के बंधु भी बाहर पोर्टिको में पूछे थे, उस समय मैं वहीं था, विधानसभा के बाहर था, कि इनको कम से कम उनको जवाब स्पष्ट। राकेश पांडे जी, आज जो बिहार के अंदर बवाल हुआ है उसमें तेजस्वी यादव ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ये बताने के लिए कि सियासत देखिए किस तरफ जा रही है। क्या वो शब्द थे तेजस्वी के जिसके बाद से उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि दूसरे मुद्दे पर बोला जाए? एक बार वो भी सुन लीजिए। स्पीकर के चुनाव को लेकर उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। इस बात को लेकर कि जो तरीका था उसमें दखल दिया गया है, क्या आपत्ति जाहिर की थी उस पर, वो भी सुनिए आप। जो नियमावली कहता है कि जो अगर सदन का सदस्य नहीं है उसको बाहर जाना होता है जब दरवाजे बंद होते हैं। मुकेश सहनी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, अशोक चौधरी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, मुख्यमंत्री एमएलसी हैं। और जो सूचना मिली है इनके जो लोग हैं वो कई बड़ी संख्या में जो है एब्सेंट है और कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बना करके पीछे लोगों को बैठाया गया है। इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि कानून से चलेगा, नियम से चलेगा सदन या बेईमानी से चलेगा। और लगातार ध्वनि मत भी करा दी गई। इसके बाद हम खड़े होकर के ऑब्जेक्शन किए कि जो सदन का सदस्य नहीं है, बाकायदा अनाउंस किया जाता है सेक्रेटरी द्वारा, स्पीकर द्वारा कि अगर वोट का समय अगर सदन का सदस्य जो नहीं है वो व्यक्ति बाहर चला जाए, उसके बाद दरवाजा बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और कई बार हर जगह ऐसा हुआ। ये तो हर जगह ये पूरी देश और दुनिया के सामने लूट है, चोरी है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या की जा रही है। ये तेजस्वी यादव का बयान और गुस्सा उस बात पर था कि कैसे स्पीकर का चुनाव हुआ और जिन लोगों को अंदर आने की परमिशन मिली उनमें जो विधायक नहीं थे उन्हें भी कैसे अंदर आने दिया गया। खैर, फिलहाल हम बात कर रहे थे लालू यादव के उस खेल की जो जेल से शुरू हुआ है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की आवाज है भी कि नहीं, इस पर भी सवाल अटका हुआ है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, इम्तियाज अहमद जी, अनिल मिश्रा जी। लेकिन इसी बीच में न्यूज रूम का रुख करेंगे। अब्दुल नबी हसन के पास एक बड़ी अपडेट है। मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल ये है, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोगों को शामिल अब नहीं किया जा सकता है। बड़ी और अहम खबर, दरअसल 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और बच्चों को घर में रहने की सलाह नई गाइडलाइंस में है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स को लेकर भी पाबंदियां जारी फिर से कर दी गई हैं। बड़ी और अहम खबर दरअसल आपको ये बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने अब एक बार फिर से नई गाइडलाइंस जारी की हैं कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर, क्योंकि रोकथाम को लेकर कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी और इस वक्त स्थिति बेहद ही गंभीर बनी हुई है देश के भीतर भी। यही कारण है कि कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से अब नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। 1 दिसंबर से ये गाइडलाइंस जारी होंगी, लागू होंगी और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी। बड़ी और अहम खबर दरअसल आपको ये बताते चलें, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी रहेंगी। इसके अलावा ज्यादा उम्र के जो लोग हैं 65 साल से ज्यादा, उनको घर में रहने की सलाह है, बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर इस वक्त सामने आ रही है जो गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। आपको हम अब ग्राफिक्स के जरिए उन गाइडलाइंस को बताते हैं, आखिर गाइडलाइंस में क्या कुछ कहा गया है। इस गाइडलाइन में समझिए जरा,
क्या कुछ कहा है इस गाइडलाइन में। कोरोना को लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी, ये इस नई गाइडलाइन में कहा गया है। जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर सख्ती वैसी ही जारी रहेगी और ज्यादा सख्त रवैया अख्तियार किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में किस तरह से चीजें बेहतर की जाएं कोरोना को लेकर, वो अब सरकार कोशिश करती नजर आ रही है। इसके अलावा 5 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। 5 साल से ज्यादा आयु के बच्चे और 10 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनको घर में रहने की सलाह है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स को लेकर पाबंदियां जारी हैं। सिनेमा हॉल्स और स्विमिंग पूल को लेकर जो पाबंदियां हैं वैसी ही जारी रहेंगी। इसके अलावा और भी कई बातों का जिक्र इस गाइडलाइन में किया गया है, जिसमें सिनेमा हॉल में 50% दर्शक क्षमता के साथ ही रहेंगे। जिस तरह से पहले से ही गाइडलाइंस में कहा गया है 50% ही दर्शक सिनेमा हॉल में रह सकते हैं और ये इस गाइडलाइन में वैसे ही जारी है। धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। ये नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि 200 से ज्यादा लोग धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में नहीं शिरकत कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को घटा भी सकती हैं, 100 या उससे कम कर सकती हैं, सीमित कर सकती हैं। ये गाइडलाइन में लिखा है। यानी कि केंद्र ने कह दिया है, गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों की अपनी जिम्मेदारी है, वो अपने हिसाब से भी इस संख्या को कम और बढ़ा सकता है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायरस की रोकथाम के उपाय को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कड़ाई से पाबंदी करें। एसओपी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं गृह मंत्रालय की ओर से। तो आपको बताते चलें, गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइंस आई हैं नई, अब से पहले वो जारी की गई है और उस गाइडलाइन में जो कुछ लिखा है और जो पॉइंट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। प्रियंका, 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपको इन्हीं नियमों का पालन करना होगा, बल्कि इस बार आपको अगर कंटोनमेंट एरिया के अंदर आप रहते हैं तो ज्यादा सख्ती का सामना करना पड़ेगा। क्या कहा गया है गाइडलाइंस में? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे कि इनका पालन किया जाएगा। आकलन के आधार पर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं। इसके अलावा निगरानी करनी होगी। कोरोना मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ में तत्काल आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे जिसमें आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाता रहेगा ताकि आसपास के लोगों को जानकारी मिलती रहे उनके इलाके के अंदर, उस एरिया के अंदर कितने लोग कोरोना से पीड़ित हैं। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सभी की जिम्मेदारी रहेगी कि वो इन नियमों का पालन करवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, जो इस समय सबसे बड़ी राहत की बात है और अनलॉक फेज 1 से ही लगातार ये जारी है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां फिलहाल लगेंगी और ये जारी रहेंगी 31 दिसंबर तक। यहां किसी भी तरह की आवाजाही नहीं हो पाएगी, ना इन्हें खोला जा रहा है। गृह मंत्रालय ने राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायरस की रोकथाम के उपाय करने के लिए कह दिया है कि अब राज्य सरकारों को गंभीरता से इस पूरे मामले को लेना होगा। कोरोना से संबंधित जो मदद केंद्र सरकार कर सकती है वो की जाएगी। एसओपी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं कि फिलहाल अगले 1 महीने में सर्दियों के इस मौसम के अंदर कोरोना ज्यादा ना फैले, लोगों के लिए आफत ना बने ये कोरोना। इसीलिए केंद्र की तरफ से राज्यों को गाइडलाइंस दे दी गई है कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कंटोनमेंट जोन के अलावा भी अलग अलग जगहों पर किस तरीके से लोगों की आवाजाही होगी। लेकिन इस समय केंद्र की हर मुमकिन कोशिश केंद्र राज्यों के साथ मिलकर है कि किसी भी तरीके से कोरोना के ग्राफ को बढ़ने से रोका जाए और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने बकायदा कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी, वहां के राज्यों का हाल जाना था और ये जाहिर भी किया था कि ये चुनौती बहुत बड़ी है आने वाले महीने के अंदर, खासकर सर्दियों के मौसम में। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।